Hey guys and welcome to the Hindu analysis of वानी अकेडमी जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 18th ऑफ मार्च थर्सडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, देन एक एडिटोरियल है उसे देखेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर अब्राहम लिंकन जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे, उनका ये कोट है, आई विल प्रिपेयर एंड सम डे माई चांस विल कम। बहुत ही एक गहरा मीनिंग है इसका कि हमें सिर्फ हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं करूँगा। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि आई कैन, बट नो, आई विल, यानी कि मैं करूँगा। मैं कर सकता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं करूँगा किसी भी हाल में। मैं अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी, जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे करना है, वो मैं करूँगा। एंड सम डे माई चांस विल कम, और एक दिन ऐसा होगा कि जब ज़रूरत होगी कि मैं जो काम मैं करता हूँ वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जाना है उसको ज़रूरत पड़ेगी मेरी, यानी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। ऐसा आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा आपका एम होना चाहिए, आपका सेल्फ एस्टीम इस तरह से होना चाहिए कि आई विल प्रिपेयर एंड सम डे माई चांस विल कम। अब्राहम लिंकन जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनका ये कोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, क्विक डिसाइसिव स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कर्ब सेकंड पीक सेज पीएम। जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है कि जब से ये आउटब्रेक हुआ कोविड-19 का चाइना से, और उसके बाद जो बाकी नेशन से हमारी कंट्री के अंदर, और किस तरह से ये ग्राफ जो ऊपर गया, उसके बाद नीचे ये ग्राफ आया, और उसके बाद फेब से ये दोबारा से स्टार्ट हुआ। फेब 1-2 से फेब वाले मंथ में दोबारा से ये जो स्टार्ट हुआ, और उसका पीक जो है दोबारा से ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जैसे कि अराउंड 6 to 7 स्टेट्स हैं जिसके अंदर की ये जो सर्ज है काफ़ी बड़ा है, जैसे कि महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु, केरला है। इस तरह के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर काफ़ी बड़ा है, जो केसेस हैं काफ़ी बड़े हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अगर हम बात करें, जितने केसेस पर डे केसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें से हाफ तो महाराष्ट्र अकेले के ही हैं, और उसके अलावा पंजाब के, तमिलनाडु और बहुत सारी इस तरह की बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी है। और ये जो न्यूज़ है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑल जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग में थे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ऐसा ना हो कि हमें दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन में जाना पड़े, लॉकडाउन वाली जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी पड़े यहाँ पे। इसलिए ये बेहतर है कि हमें क्विक डिसीजंस लेने चाहिए, क्विक डिसाइसिव स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ताकि ये जो सेकंड पीक है उसे हम बढ़ने से रोक लें। ये आप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पढ़ सकते हो। से सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये आप आधार कार्ड के रिलेटेड सीरियस इशू, इफ 3 करोड़, इफ 3 करोड़ राशन कार्ड जो हैं वर कैंसल्ड, अगर वो कैंसिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट पेज नंबर 10 के ऊपर भी ये कंटिन्यूसली दी हुई है, वहाँ पे भी आप इसे पढ़ सकते हो। नो डिसीजन ऑन नेशनल एनआरआईसी टिल नाउ, द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड राज्यसभा। जैसे कि अभी सेशन चल रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल जो एक बजट सेशन ही चल रहा है, और उसके बाद मॉनसून सेशन आता है, उसके बाद विंटर सेशन आता है। और आज आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि जब हमारी पार्लियामेंट सेशन के अंदर होती है, या हमारे जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, वो उसमें एक साल के अंदर कितने सेशंस होते हैं, आप लॉजिक के हिसाब से बता सकते हो। हिंट मैं आपको देता हूँ कि मैक्सिमम जो है 6 मंथ से ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं होना चाहिए दो सेशंस के बीच में। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि मैक्सिमम जो टाइम है दो सेशंस के बीच में, दैट इज़ 6 मंथ्स, और 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। आप इस हिसाब से सोच के बताइए कि एक साल के अंदर कितने सेशंस मिनिमम जो है होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, और यूजुअली कितने सेशंस होते हैं ये भी आपको बताना है। अभी जो बजट सेशन चल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को वेडनेसडे दैट टिल नाउ, अभी तक इट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, एनआरसी, या जिसे हम एनआरआईसी बोलते हैं, कि अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया
जो रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, उसे नेशनल लेवल पे प्रिपेयर करने का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय सेड इट इज दिस इन अ रिटन रिप्लाई में अंदर देख, अब अभी ये देखिए आप, ये किस तरह का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि उन्होंने रिटन रिप्लाई दिया है। जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने रिटन रिप्लाई दिया है। रिटन रिप्लाई दिया है मतलब किस तरह का क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया होगा। क्या वो स्टार्ट क्वेश्चन है, क्या वो अनस्टार्ट क्वेश्चन है, या वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। तीन तरह के बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जैसे कि एक कोई ज़रूरी है बहुत पूछना या डिस्कस करना उसके रिलेटेड, तो 10 डेज़ का मिनिमम नोटिस दिया जाता है। और अगर हम बात करें शॉर्ट नोटिस की, और अगर हम बात करें स्टार्ट क्वेश्चन की और अनस्टार्ट क्वेश्चन की, स्टार्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर की एस्टरिस्क मार्क होता है, उसके बाद उसके जो आंसर्स दिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से, वो किस तरह के आंसर्स रहते हैं, जिसमें 15 डेज का नोटिस दिया जाता है, किस तरह के आंसर्स उसमें रहते हैं, क्या रिटन रहते हैं या ऑरल आंसर रहते हैं। ये आपको बताना है कि अगर रिटन रिप्लाई दिया जा रहा है तो उसका क्या आंसर होगा, यानी कि किस तरह का आंसर, किस तरह का क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया था, ये आपको बताना है। स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये आप तीनों में से आप चूज करके जो सही है वो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बता सकते हो। गाइज अभी आपको बहुत ही ध्यान से अपनी प्रेपरेशन रिवीजन करनी होगी, बिकॉज 27 जून को प्रीलिम्स है, आपको वो क्रैक करना है। इसलिए आपको एम करना है एक्सीलेंस के लिए, जो कि मोटो है वानी अकेडमी का। और आपको आगे बढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। और कल जैसे हमने अनाउंसमेंट की थी, आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। 7 PM को कल एक नोटिफिकेशन आई है, वो आप देख सकते हो जाके, बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एक अनाउंसमेंट की गई है वानी अकेडमी की तरफ से, कल शाम 7 बजे वो आप वीडियो जो है वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब इन्होंने रिटन रिप्लाई वहां पे दिया टू इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मेंबर अब्दुल वहाब, हु आस्क्ड वेदर द गवर्नमेंट हैड एनी प्लान टू इम्प्लीमेंट, और इन्होंने ये पूछा था, हु आस्क्ड वेदर द गवर्नमेंट हैड एनी प्लान टू इम्प्लीमेंट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री इन टोटल। ये आपको बताना है। नो डिसीजन, सेम न्यूज़ है ये, फ्रॉम दिसंबर 2019 टू मार्च 2020 69 पर्सन्स वर किल्ड इन वेरियस इंसिडेंट इन द वेक ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था, उसमें उस प्रोटेस्ट के अंदर 69 पर्सन्स जो थे वो मारे गए, उनकी डेथ हो गई। द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड एनआरसी, एनपीआर जो है और एनआरसी जो है, देखिए नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर होता है दैट इज़ बेसिकली फॉर द यूजुअल जो सिटीजन्स होते हैं, जो टेम्पररी भी किसी अगर जगह पे रह रहे हैं तो उनका भी नाम उसके अंदर इंक्लूड होगा। द मिनिस्टर हैड स्टेटेड सेम पोजीशन इन रिप्लाई टू क्वेश्चंस ऑन द नेशनल वाइड एनआरसी बाय बिनॉय विश्वम ऑफ द सीपीआई ऑन March 4 एंड तिरुचि शिवा ऑफ डीएमके ऑन March 18, 2020। ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका भी इन्होंने यही आंसर दिया है। हाउएवर द सेम मंथ the Home Ministry filed an affidavit in the Supreme Court that NRC was a necessary exercise for any sovereign country for mere identification of citizens from non-citizens। बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है ये, जो कि होना लाजमी है, होना ज़रूरी है, ताकि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स का पता चल जाए। और उसके अलावा अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो कि अभी रिसेंटली 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, उसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एनआरसी इज़ एन डिफरेंट एक्सरसाइज। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है दैट इज़ एन डिफरेंट एक एक्ट है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके यहाँ पे किया गया है। आप ये पोस्टर देख सकते हो, वेस्ट बंगाल की जो इलेक्शंस अभी होने जा रही हैं या वहाँ पे कंडक्ट होंगी, उसका ये वहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि बीजेपी जो है वो वहाँ पे जो डिफेक्टर्स हैं टीएमसी में से, उन्हें टिकट दे रही है वहाँ पे। और वो जो सीनियर मेंबर्स हैं वहाँ पे अगर बीजेपी के, उन्हें वहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है वहाँ पे। और इस तरह की सिचुएशन से लगता है कि शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है इनका कि वहाँ पे ये अपनी जो है मेजॉरिटी लेके अपनी पार्टी अपना स्टेक क्लेम कर सकें। इसलिए
इस तरह के सिचुएशंस के बारे में हमें, जैसे डायग्रामेटिकली आपको पता चल रहा है कि जितने भी वहाँ पे छोटे बीजेपी के उनके मेंबर्स हैं या कोई सीनियर मेंबर्स हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है वहाँ पे। और ये टीएमसी वहाँ पे तृणमूल जो कांग्रेस है वहाँ पे, उसके बारे में ये कंडीशन जो है वहाँ पे बताई गई है। और इसे भी जज करना, आपको इस तरह की चीज़ें भी आप तभी जज कर पाओगे अगर आप अवेयर रहते हो, अगर आप डेली जो है न्यूज़ देखते हो, एनालिसिस सुनते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो। थ्रू द प्रूफ, ये बहुत एक अच्छा डेटा दिया हुआ है द हिंदू की तरफ से। और ये आप देख सकते हो कि जो एलपीजी का प्राइसेस के बारे में है, क्या सब्सिडी उसमें दी जाती है या किस तरह से उसमें प्राइस जो है अ, ऊपर नीचे होता है, इसके बारे में फ्लक्चुएट करता है, ये आप देख सकते हो। अलेइंग कंसर्न्स, पब्लिक ट्रस्ट इज की इंग्रेडिएंट टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। देखिए 16 ऑफ जैन से हमारी कंट्री के अंदर जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। और ब्लूमर्ग जो वैक्सीन ट्रैकर है उसके अनुसार अराउंड अभी तक 392 मिलियन डोजेज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है दी जा चुकी हैं। और उसमें से 9% या 10% की अगर हम बात करें, 1/10 जो है इंडिया के द्वारा वैक्सीन दी गई हैं। काफ़ी अच्छा रेट है यहाँ पे। इन द लास्ट वीक देयर हैज़ बीन अ फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स। फ्लरी का मतलब होता है कि एकदम से बहुत सारी रिपोर्ट्स अचानक जो आ जाती हैं फ्रॉम यूरोप ऑफ ब्लड क्लोट्स डेवलपिंग इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज वैक्सीनेटेड। ब्लड क्लोट्स बनने की वहाँ पे उनके अंदर बात हुई, ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, एंड लीडिंग टू अ कास्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज अनाउंसिंग अ टेम्पररी हॉल्ट टू देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। डब्ल्यूएचओ और यूरोपियन मेडिसिन जो एजेंसीज थी उन्होंने बताया कि शायद ही इसमें से कोई कैजुअल लिंक नहीं है वैक्सीन जिन लोगों को दी गई है, यानी कि वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को नकारा। In fact, there are less than 40 such occurrences reported so far, and there is much below the background about 1000 से 2000 blood clots every single day in general population, say studies based on US population। यानी कि वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेट करती हैं वो कि दैट द ऑनगोइंग जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कंटिन्यू होना चाहिए, इवन एक्सेलरेट बढ़ना चाहिए, एज द रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज नॉट कीपिंग पेस विद दैट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द पेंडेमिक। वैक्सीनेशन का जो रेट है वहाँ पे, या लोगों को ठीक होने का रेट है, वो इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे कि जो पेस कोविड-19 केसेस का बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जाए, इतना अभी वैक्सीनेशन जो है नहीं है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एडवोकेट करती हैं कि वैक्सीन्स को और बढ़ाना चाहिए, और जो है इस ड्राइव को कंटिन्यू करना चाहिए और एक्सेलरेट करना चाहिए। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि और तेज़ी से बढ़ाना। However, there are good reasons for the countries to have called for temporary halt. AstraZeneca, Pfizer, Moderna vaccines have been released under emergency use authorizations, meaning that the entire profile of risks associated with them have not been thoroughly studied. History is replete with instances of vaccines that have been taken off even years after approval after a slight increase in up upward complications. As of now, अभी तक the risk of dying from serious COVID-19 far outweighs that from vaccine reactions, and it is such a calculation that weighs on the minds of regulators before approving वेरियस वैक्सीन्स। रेगुलेटर्स जो हैं वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए, ताकि उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उन्हें लोगों तक दिया जाए उस वैक्सीन को, उनके मन में जो कोविड-19 की डेथ्स हैं या उसकी वजह से जो डेथ हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी फर्टिलिटी रेट जो इसका है काफ़ी कम है। चलो, ये तो बहुत अच्छी एक बात है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर जो कोविड-19 की वजह से डेथ होती हैं उसका कम प्रेशर है। ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का है कि एडवर्स इफेक्ट्स जो आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे एक एक वैक्सीन जो हमारी कंट्री के अंदर भी है, अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो उसके रिसेंटली अभी जो ट्रायल है उसे पब्लिक किया गया था, और उससे पहले काफ़ी देर तक उसे पब्लिक नहीं किया गया था। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है एक हेजिटेंसी बनी रहती है कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, एक तरह का डर बना रहता है। दो तरह की हेजिटेंसीज होती हैं, एक तो पहले होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है।
दूसरा होती है कि अगर र्यूमर्स फैल रहे हैं वहाँ पे, कि अगर डर है किसी के मन में कि हाँ हो सकता है कि वैक्सीनेशन जो है ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से हमें खतरा हो। अनलाइक ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू द सिक, वैक्सीन्स हैव हायर बार ऑफ प्रूविंग देमसेल्व्स सेफ एज दे आर गिवन टू द हेल्दी। हेल्दी इंसान को ये दिए जाते हैं वैक्सीन्स, जैसे ड्रग्स जो होते हैं वो सिक बीमार को दिए जाते हैं। हायर बार होता है यानी कि बहुत मुश्किल से ये कारगर साबित होती है, क्योंकि अगर हम इस हिस्ट्री की भी बात करें तो जब भी कोई इस तरह का वायरस आउटब्रेक होता है, अगर हम पास्ट की भी बात करें तो 1 साल के अंदर जो वैक्सीन है वो नहीं प्रॉपरली एडमिनिस्टर होती या नहीं बनती प्रॉपरली। सबसे पहले एक वैक्सीन जो है बनाई जाती है उसी वायरस से, और उसके बाद क्या किया जाता है कि उसकी पहले तो प्रोडक्शन की जाती है, पहले ट्रायल्स होते हैं अलग अलग फेजेस के अंदर, उसके बाद ट्रायल्स के बाद उन्हें पब्लिकली अप्रूव किया जाता है रेगुलेटर्स की तरफ से। उसके बाद किन किन लोगों को देना है ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि किस किस को देना है, क्या सीनियर सिटीजन्स हैं या किसको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्रायोरिटीज़ देखी जाती हैं। उसके बाद अगर काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे उन्हें दी जाती है, उसके बाद एक चीज़ और डिसाइड की जाती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, देन क्वालिटी मेंटेन की जाती है उसकी। रेगुलेटर्स ऑफ ऑल कंट्रीज रिलाई ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, यानी कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उस वैक्सीन को लेके, वो एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर वो रिलाई करते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो एस्ट्राजेनिका के जो ट्रायल हुए थे यूके के अंदर, उन्होंने एक रास्ता दिया कि इंडिया के अंदर भी अप्रूवल उसे मिले। इंडिया के रेगुलेटर्स जो थे उन्होंने इसी वजह से अप्रूवल दे पाए, क्योंकि उनको पता था कि यूके की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर ये ट्रायल हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी उनको उसको अप्रूवल जो है मिला। Therefore, a warning in one country must immediately activate the census in another. अगर कोई किसी तरह की वार्निंग होती है या एडवर्स इफेक्ट्स उसके देखे जाते हैं वैक्सीन के, तो वहाँ पे दूसरी जो कंट्री है बहुत ही अलर्ट होनी चाहिए, उसके जो सेंसर्स हैं या वो सेंस कर लेना चाहिए कि हाँ इस चीज़ से खतरा है, तो इसे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और टॉपिक भी आता है गाइज, अगर हम बात करें नेशनल वैक्सीन नेशनलिज्म की, अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारी इस तरह की कंट्रीज हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे चाइना है, वो बोल रहे हैं कि अगर विजिटर्स जो है उनकी कंट्री में कोई जाना चाहता है तो उससे उसे पहले उनकी वैक्सीन जो है लेनी होगी। और ये जो नेशंस हैं इस तरह के, जैसे चाइना है और बहुत सारे अदर जो नेशंस हैं, वो दूसरे जो उसके उनके आसपास देश हैं उनकी वो हेल्प नहीं करते, बल्कि होर्डिंग कर लेते हैं वो वैक्सीन की, या होर्ड अपने लिए अपनी पॉपुलेशन के लिए, या एक ग्लोबल लेवल के ऊपर वो अपना दबाव बनाने के लिए, या इस तरह का प्रेशर बनाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो होर्ड कर लेते हैं वैक्सीन को, वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम के ऊपर। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक कंट्री को शोभा नहीं देती एक ग्लोबल लेवल के ऊपर। और इस तरह से जो है ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म वाला टॉपिक है इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड वैक्सीनेशंस एज वेल एज विद expertise in evaluating risk. However, transparency and prompt data sharing, thereby building public interest, is not one of its strong suits. This was evidenced by approval of vaccines in spite of scant efficacy data. वहाँ पे एफिकेसी डेटा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे अप्रूवल मिल गया वैक्सीन को। अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, कोविशील्ड तो बेसिकली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और बनाई थी, वो तो चलो उसको अप्रूवल मिल गया, उसका डाटा जो पब्लिक कर दिया गया था। लेकिन जो कोवैक्सीन थी उसका डाटा जो था वो पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो उसको अप्रूवल मिल गया, और ये चीज़ उसकी एविडेंस है। देयर इज़ ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन बाय नेशनल कमेटी ऑन एडवर्स इवेंट्स। इसके ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो नेशनल कमेटी है एडवर्स इवेंट्स के ऊपर फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ऑन द नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट, ये उल्टा है, टू द फ्रीक्वेंट एनालिसिस शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑन एडवर्स इवेंट्स। उन्होंने ये जो डेटा दिया है उसके कंप्लीट उलट है ये। पब्लिक ट्रस्ट यहाँ पे इसका कंक्लूजन है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है एक की इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, एंड दिस कैन ओनली
this can be only earned by the government's zealous attention to aligning concerns. जो concerns हैं यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ उसकी तरफ अपनी अटेंशन पे करती है, उसकी तरफ उसका ध्यान है कि कौन कौन सी कंसर्न्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो है एक लोग जो है उनके मन में डर है, एक हेजिटेंसी है उनके मन के अंदर, वो सारी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट जो है अटेंटिवली उसे उस चीज़ की तरफ ध्यान हो और उसे हटाने की वहाँ पे कोशिश करती है, र्यूमर्स को हटाने की कोशिश करती है, अवेयरनेस लोगों के में फैलाने की कोशिश करती है, और जिन 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 वैक्सीनेशन का जो डेटा है पब्लिक नहीं है, इस तरह के स्टेप्स लेती है, फिर ही जो है वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो पब्लिक ट्रस्ट होता है, जनता का जो इसमें या आम सिटीजन्स का, लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, वो होना चाहिए। आईएएफ ग्रुप कैप्टन किल्ड इन MiG-21 क्रैश। बहुत ही एक सैड न्यूज़ है। MiG-21 जो कि एक इंडियन एयरफोर्स के पास जेट फाइटर्स होते हैं, फाइटर जेट्स जो होते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप कैप्टन जो हैं, एक ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई वेडनेसडे मॉर्निंग व्हेन MiG-21, इसे बाइसन भी कहा जाता है, फाइटर जेट क्रैश्ड while taking off for a combat training mission from an air base in central India. The IAF lost Group Captain A. Gupta in the tragic accident. IAF expresses deep condolences and stand firmly with the family and members. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी, डिफेंस के ऊपर भी जो गाइस बजट जो है वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, वैसे तो बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है, लेकिन जो बजट उसमें से अनाउंस किया जाता है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेंसेस हैं वो फैमिलीज़ की पेंशन्स के लिए चला जाता है, और ये भी हम नहीं बोल सकते कि वो ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। जो फैमिलीज़ हैं या जो ऑफिसर्स हैं जो रिटायर होते हैं, जो सिपाहीज़ रिटायर होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए या उनके लिए जो भी पेंशन्स के प्रावधान हैं वहाँ पे, ये भी ज़रूरी है, इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और दूसरी बात जो है कि हमें किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए गाइज, एक मैं आपसे यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें एजुकेशन के ऊपर, अगर हम जो गवर्नमेंट्स हैं अभी से जो है उनका जो बजट है बढ़ाना शुरू करें एजुकेशन के ऊपर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है। जैसे हमको पता है एवरेज वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको बहुत कम जो नॉलेज होती है, नॉलेज लेवल उनका कम है। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को तो उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत ही बहुत ही नीचे रह जाते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की ही बात करें तो एक बच्चा अगर स्टेट मीडियम से पढ़ता है या किसी इंग्लिश के अलावा कोई मीडियम से पढ़ता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं होती, स्टाफ जो कोचिंग अगर वो लेना चाहे तो कोचिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, खुद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही कम परसेंटेज जो बच्चे होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं नहीं ये बोल रहा कि दूसरे मीडियम्स में नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर पढ़ना है या पढ़ाना है, गवर्नमेंट अगर चाहती है तो उस मीडियम के बच्चों को या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज़ के ऊपर और उनकी पेंशन्स के ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है एजुकेशन बजट का। जिस तरह हमने डिफेंस बजट की बात की, वहाँ पे अगर ज़्यादा और इसे बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के जो स्कूल्स हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका फिर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों उनकी, ताकि बच्चा एक ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो और आगे जाके 10th +1 +2 में आगे जाके वो अवेयर हो कि उसने आगे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो 10th के अंदर होते हैं तो एक प्रेशर उनके मन में होता है कि अब +1 किस स्ट्रीम में करेंगे या कौन हमें गाइड करेगा। बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो अपने फ्रेंड से सजेशंस लेते हैं, और यही चीज़ें अगर आप बच्चों को छोटी क्लासेस से अवेयर करना शुरू करो या इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उनको इंक्लूड करो तो क्यों फिर बच्चों को टेंशन होगी, हाँ, क्यों, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर वो आगे बढ़ पाएंगे
और अगर इसी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर एक एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करेगी, देखिए ऐसा करेगी नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ही अगर अगर आप बात करो कि ये पॉसिबल नहीं है, हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है पॉसिबल। अगर हम बाकी जगह के ऊपर अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें, वेलफेयर स्टेट की है, अगर गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट के अंदर भी चली जाती है, तो अगर इन्वेस्ट करते हैं अपने डिफेंस के ऊपर, अगर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो कल को यही जो आने वाला यूथ है, यही जो आने वाली यंगर जनरेशन है, इसी ने आने वाली जो सरकारें हैं उन्हें रिप्रेजेंट यानी कि उनको ये चुनेगी, उनको इलेक्ट करेगी गवर्नमेंट को, आने वाली जो गवर्नमेंट है। और ये ग्रेजुअली, अचानक तो नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली जो हमारा स्टेट है वो ग्रो करेगा। बहुत सारी कंट्रीज आपको पता होंगी, जैसे सिंगापुर है या इस तरह की जर्मनी है, वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्ट करती हैं, ताकि उनको पता है। अगर आप अभी अब ये भी सोच रहे होगे कि सर वो तो छोटी कंट्रीज हैं, कई जैसे कि सिंगापुर है, वो इस तरह की बहुत छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन चलिए वो छोटी कंट्रीज है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को और स्किल्ड बनाएं, और ये स्किल्ड कैसे होगी, ये स्किल्ड एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती है। सबसे बेटर जो तरीका है, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाए, टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए कि किस तरह से आपको बच्चों को गाइड करना है। जो पुराने मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उन्हें छोड़ के मॉडर्न जो आज डिमांड करती है एजुकेशन, जो ग्लोबल, अगर हम विलेज की ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ पे किस तरह से अगर हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर टीचर्स की खर्च करते हैं, जैसे दिल्ली का मॉडल हम देखते हैं एजुकेशन का मॉडल, तो वो काफ़ी बेटर है। वहाँ पे फिर हम अपने देश की ज़्यादा ग्रोथ देख पाएंगे। लेकिन अगर हम फ्री भी इसके ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो फिर तो यही होगा कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही उसका राजा होगा। अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो हमें एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 5 साल के लिए जो सरकारें हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहती हैं कि उनका ये जो बिज़नेस है चलता रहे 5-5 साल तक, तो फिर तो यही सही है कि क्योंकि लोग खुद भी डिमांड नहीं करते। अगर हम बात करें, देखिए जब चीफ मिनिस्टर अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के जो लोग थे, काफ़ी उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई मीडिया चैनल्स ने बताया कि दिल्ली के लोग जो हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भाग रहे हैं, जो विमेन हैं वो जो है जो फ्री बसेस के अंदर वो जाएंगे, इसके पीछे वो भाग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो उन्हें ऑफ़र की जाती है। और किसी ने ये बात नहीं की कि वहाँ पे एजुकेशन का जो मॉडल है, एजुकेशन का, गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर भी वहाँ पे बढ़ रहा है, और जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका वो अभी सरप्लस में थी, डेफिसिट में नहीं थी, सरप्लस में थी जब उनका बजट आया था। इसी तरीके से अगर एजुकेशन की तरफ ध्यान हो, और दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि हमें किस तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहिए, जो हमारी आवाज़, जो हमें हमें रिप्रेजेंट करेगा। यही है कि अगर हम एजुकेटेड हों, अगर हमें सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस हो, अगर हमारी आने वाली नस्लों को, जनरेशन्स को ज़्यादा अवेयरनेस होगी, तभी हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए एजुकेशन और डिफेंस के ऊपर खर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, हेल्थ के ऊपर। जापान कोड बैक सेम सेक्स मैरिज, इसके अलावा जो हमारे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो किस आर्टिकल के अंदर कवर है, ये भी आप बता सकते हो। किस जो फंडामेंटल राइट के अंडर कवर है। पुतिन अप्रूव्ड ऑपरेशंस टू हेल्प ट्रम्प, देखिए किस तरह से वहाँ पे प्रॉक्सी वार्स लड़े जाते हैं, या बैकअप किस तरह से एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को करती है। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ है, ये भी आप पढ़ सकते हो। पुतिन अप्रूव्ड ऑपरेशंस टू हेल्प ट्रम्प सेज रिपोर्ट। ये जो करंट अफेयर्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, ये आ चुके हैं, ये वीडियो रिलीज़ हो चुकी है। देन मॉडर्न हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स हैं ये भी आ चुके हैं, ये भी आप देख सकते हो। और अनाउंसमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये आप वीडियो जाके देख सकते हो। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। कमिंग डेज़ के अंदर हम जो वानी अकेडमी है आपके लिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, टीम जो है तैयार कर रही है, और आने वाले दिनों में रेगुलरली वो होगा आपके लिए, आएंगी वीडियोस। और उसके बाद
जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अभी जनवरी की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है प्रीलिम्स के रिलेटेड सिर्फ वो आएगी। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।